हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एनआईओएस। एनआईओएस क्या है? अगर हम एनआईओएस में एडमिशन लेते हैं तो क्या फ़ायदा होने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका कि व्हाट इज एनआईओएस, एनआईओएस क्या है, विजन ऑफ एनआईओएस, एनआईओएस का पर्पस क्या है, एनआईओएस बोर्ड मतलब किस लिए बनाया गया था, ये सारी चीज़ें। हु कैन ज्वाइन एनआईओएस, कौन कौन स्टूडेंट एनआईओएस को ज्वाइन कर सकते हैं, एनआईओएस में एडमिशन ले सकते हैं, ये हो गया। फिर भाई एनआईओएस, अब ये भी मन में सवाल आ रहा होगा कि हम एनआईओएस में ही क्यों ज्वाइन करेंगे, हम एनआईओएस बोर्ड में ही एडमिशन क्यों लेंगे। और सारा भी बोर्ड है, अदर्स बोर्ड, आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया या स्टेट बोर्ड हो गया आपका, तो हम एनआईओएस में ही क्यों एडमिशन लेंगे, ये हो गया। और कोर्स ऑफर्ड, और कौन कौन सा कोर्स जो है एनआईओएस बोर्ड करवाता है और लेता है, कौन कौन सा कोर्स ऑफर्ड करता है, ये तो सारा कुछ इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है, और आपका विजन ऑफ एनआईओएस क्या है, हु कैन ज्वाइन एनआईओएस, और कौन एनआईओएस को ज्वाइन कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अबाउट एनआईओएस। पहले हम लोग एनआईओएस को जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टेबलाइज्ड कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, क्या क्या प्रोवाइड्स करता है, एडुकेशन में फ्लेक्सिबल क्या है, क्यों हम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गया। इसका जो अब एनआईओएस का स्थापना हुआ था 1989 में हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो स्टेबलाइजेशन है ये 1989 में हुआ था भारत सरकार द्वारा। कब हुआ था? 1989 को इसकी स्थापना हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के ही बच्चे या इंडिया के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड, जितना भी वर्ल्ड में कंट्री है, सारे स्टूडेंट इसमें आपका एनआईओएस करवा सकते हैं और इससे आप कोर्स सारा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोवाइड्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। एनआईओएस प्रोवाइड्स करता है ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को। एनआईओएस बोर्ड में खास बात है कि और भी अगर आप बोर्ड देखते हैं, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, इसमें आपको रेगुलर क्लास करना पड़ता है। लेकिन एनआईओएस में आप घर बैठे अपना कोर्स, जैसे क्लास टेंथ बोर्ड हो गया, क्लास 12th हो गया, या डिग्री या डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स, कोई भी आप घर बैठे कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप घर बैठे अपना जो भी डिग्री 10th का हो, चाहे 12th का हो, या चाहे डिग्री प्रोग्राम हो, आप कर सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड को बनाया ही गया था जो बच्चे इकोनॉमिकल, जिनका कंडीशन सही नहीं है, जिनका अर्थ थोड़ा सा, जिनके पास पैसा का अभाव है, इनके घर में पैसे नहीं है। अब और सब बोर्ड देखिए, अगर हम मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन कराते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा आपको लगता है, क्योंकि आप रेगुलर क्लास करते हैं और सारी चीज़ें होती है। तो यही देखते हुए एनआईओएस बोर्ड को बनाया गया था कि जिनका भी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, पैसे के अभाव कारण बहुत से बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते, एडुकेशन नहीं कर पाते, इनके लिए एनआईओएस बोर्ड को बनाया गया था। मेन ये पर्पस था एनआईओएस बोर्ड की स्थापना। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, ऑफर्स फ्लेक्सिबल एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। एनआईओएस बोर्ड प्राइमरी टू आपका सीनियर सेकेंडरी, यानी प्राइमरी लेवल से लेके आपका 1 2 5 7 8 9 10 12 तक ये आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबली। आगे भी करता है आपका वोकेशनल कोर्स या डिप्लोमा कोर्स, ये सारे कुछ भी देता है। फिर इसके बाद हम लोग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये आपका जो है रिकॉग्नाइज्ड है, यानी बोल सकते हैं एफिलेटेड है आपका यूनिवर्सिटी से भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी, ये आपका एफिलेटेड है एनआईओएस बोर्ड। तो ये हो गया आपका अबाउट एनआईओएस। मैंने बताया ही कि एनआईओएस बोर्ड की स्थापना मेन पर्पस यही था, जो भी बच्चे पैसा के अभाव के कारण एडुकेशन अपना नहीं ले पाते थे, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो यही मेन पर्पस था एनआईओएस बोर्ड की स्थापना के लिए, एनआईओएस बोर्ड का। फिर इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं आपका कोर्स ऑफर्ड। अब तो ये हो गया कि एनआईओएस क्या है, एनआईओएस को क्यों लाया गया।
अब इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन कौन से मतलब हम कोर्स कर सकते हैं और कौन कौन सा कोर्स एनआईएस ऑफर करता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी क्लास 10th, सबसे पहले ये आपका क्लास 10th का जो भी होता है सेकेंडरी क्लास। इसके बाद आपका क्लास 12th में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद वोकेशनल कोर्सेज लाइक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, 12 के बाद भी जितना स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो भी आपका कोर्स होता है ये करवाता है। और फिर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम यानी डिग्री प्रोग्राम भी कराता है, लाइक आपका जैसे ब्यूटिशियन का हो गया, एग्रीकल्चर और बहुत से जो भी डिग्री प्रोग्राम होते हैं ये कराता है आपका। तो आपका पहला क्या है, क्लास 10th में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्लास 12th में ले सकते हैं, आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं लाइक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और डिग्री प्रोग्राम सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोर्स ऑफर्ड करता है। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सेकेंडरी क्लास 10, अब तो रहा कि क्लास 10 में एडमिशन होता है, तो कौन कौन बच्चे एडमिशन, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, कौन कौन बच्चे ले सकते हैं, ये भी आता है बात। तो इसमें मिनिमम एज जो 14 साल रहना चाहिए, आपका मिनिमम एज 14 साल रहना चाहिए और नो एज रिस्ट्रिक्शन, कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी 25 साल के बच्चे हैं, 30 साल के बच्चे हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं एनआईएस बोर्ड में, कोई एज का लिमिट नहीं है इसमें। लेकिन मिनिमम जो आप 14 साल के होने चाहिए। और इसके बाद 8 स्टैंडर्ड पास इफ फेल्ड देन सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर आप मान लीजिए 8 पास है, अगर 8 पास भी नहीं है, फेल भी है, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है वो लगा सकते हैं तब। तो ये हो गया क्लास 10th। फिर अब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, अब हम कौन कौन सा सब्जेक्ट का चॉइस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें होता है मिनिमम 1 लैंग्वेज, आप मिनिमम कम से कम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट तक आप एडमिशन ले सकते हैं। मैक्सिमम कम से कम 1 सब्जेक्ट और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 सब्जेक्ट तक आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास 10th। फिर नीचे उसी तरह हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 1 सब्जेक्ट, जैसे आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आमतौर पर मतलब मैक्सिमम लोग लेते हैं हिंदी इंग्लिश, लेकिन इसमें मिनिमम आप 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। और इसके बाद भी 18 लैंग्वेज में अवेलेबल रहता है आपका, 18 ऑप्शंस, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, पंजाबी, ये सारे। तो आप मिनिमम जो भी आपका 18 ऑप्शन है इसमें से 1 ले सकते हैं और मैक्सिमम 2। मान लीजिए आप इंग्लिश लिए और आप हिंदी नहीं मराठी लेना चाहते हैं, गुरु अपना अपना स्टेट का लैंग्वेज होता है आपका, ये आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका मिनिमम 1 लैंग्वेज और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। फिर इसमें आपका अदर सब्जेक्ट भी आता है जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसमें आपका 17 ऑप्शन मिलते हैं, यानी आपके पास 17 सब्जेक्ट है, उनमें से आप चुन सकते हैं जौन भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। और इसमें आपका अलग अलग प्रैक्टिकल का भी होता है, ये सारे। तो आपके पास 17 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्लास 10th के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं आपका क्लास 12th का। ये आपका सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th के लिए। इसमें आप मिनिमम जो एज होना चाहिए 15 साल होना चाहिए और क्लास 10th पास होना चाहिए। आप एनी बोर्ड से, आप इंडिया के कोई भी बोर्ड से या वर्ल्ड के कोई भी बोर्ड से, आप अगर आप क्लास 10th पास है तब आप क्लास 12th में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप मिनिमम जो एज होना चाहिए आपका 15 साल होना चाहिए और इसमें भी कोई एज लिमिट आपका नहीं है। आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज रिस्ट्रिक्शन। आप कोई सी भी उम्र के हैं आप तो एग्ज़ाम दे सकते हैं क्लास 12th। फिर इसमें आपका होना चाहिए 1 ईयर गैप आफ्टर 10, 1 साल का आपका गैप होना चाहिए। जब आप क्लास 12th में एडमिशन लीजिएगा तो 1 साल का गैप होना चाहिए। मान लीजिए आप 2025 में 10th पास हुए, तो आप सोचिएगा कि इसी साल हम 12th का एडमिशन मतलब 12th का भी दे दे, तो नहीं, आपको 1 साल का गैप होना चाहिए। यानी आपका मान लीजिए 2025 में एग्ज़ाम दिए, 26 नहीं 27 में आप दे सकते हैं क्लास 12th का पेपर। तो वही 1 ईयर गैप होना चाहिए आपका। फिर इसमें आपका मिनिमम 5 सब्जेक्ट का दे सकते हैं और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट, जिसमें कि 1 सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं और मैक्सिमम 7, इसमें से आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट एगो कंपलसरी है।
इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोई भी मतलब जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनमें से आपको एक लेना कंपलसरी है। और मिनिमम कम से कम 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। तो ये हो गया। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी आपका 12 ऑप्शन अवेलेबल है। आप 12 मतलब आपके पास 12 ऑप्शन से चॉइस ऑफ ऑप्शन है। 12 सब्जेक्ट में से आप चॉइस कर सकते हैं कौन कौन सा आपका देना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का आपका देना है। और क्लास 12th में बहुत से बच्चे होते हैं वो सीबीएसई से क्लास 12th का एग्जाम देते भी है और किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। मान लीजिए 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, तो इसका भी आप मतलब जो भी सब्जेक्ट में फेल है उसका भी पेपर आप एडिशनल मतलब दे सकते हैं। ये फायदा होता है एनआईएस बोर्ड में। तो ये हो गया आपका क्लास 12th का। और बहुत से बच्चे होते हैं कि हाँ मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से या आर्ट्स स्ट्रीम से या आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आपने बायोलॉजी 12th में नहीं लिया, अब मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप एक पेपर बायोलॉजी का एडिशनल दे के भी आप मतलब जा सकते हैं मेडिकल फील्ड में। तो ये हो गया एनआईएस बोर्ड का आपका खासियत, इस प्रकार आप दे सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इसके बाद वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। 10th का तो हो गया कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं, 12th का भी हो गया कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं। अब रहा कि वोकेशनल कोर्सेज जो कि 12th के बाद होता है, उसमें आपका क्या क्या रहने वाला है। तो वोकेशनल कोर्स में आपका वोकेशनल कोर्स सब्जेक्ट फॉर 10th एंड 12th वालों के लिए रहता है। यानी आप 10th पास है या 12th पास है तो आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं एनआईएस बोर्ड, एनआईएस में। फिर इसमें क्लास 10th 9 सब्जेक्ट और क्लास 12th में 17 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल में टाइप राइटिंग, हाउस कीपिंग, कारपेंट्री, ये सारे कोर्स आप वोकेशनल कर सकते हैं। ये बताया जैसे आपका होता है 10th के बाद बहुत से बच्चे करते हैं डिप्लोमा, डिप्लोमा करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, तो आप एनआईएस में भी एनआईएस से भी कर सकते हैं। 10th के बाद होता है बहुत से बच्चे 12th के बाद करते हैं बीटेक करते हैं, बीटेक करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल में, मतलब बैचलर डिग्री करते हैं आपका डिग्री प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन है आप और भी अगर जैसे आप और भी स्टेट बोर्ड होता है गवर्नमेंट, फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप होता है। इसी तरह आप एनआईएस में भी कर सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज लाइक डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम नॉर्मल आप। ये हो गया। फिर इसके बाद आपका आफ्टर 12th बताया है इसमें 88 कोर्सेज है फॉर स्किल डेवलपमेंट। यानी 12th के बाद अगर आप इसमें 88 कोर्सेज अवेलेबल है, जो भी कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हैं आप एनआईएस बोर्ड में। तो ये हो गया। एग्जाम्पल में भी बताया आपका ब्यूटिशियन, वेब डेवलपर, फायर प्रिवेंशन एंड मेनी मोर 88 कोर्सेज है। ये तो आपको एनआईएस के ऑफिशियल मतलब साइट पे अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। अगर हम 88 कोर्सेज का बनाना चलेगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, लेंथी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 12th के बाद आप 88 कोर्सेज मतलब अवेलेबल है एनआईएस में, आप कर सकते हैं। और वोकेशनल में मैंने बताया ही कि आप 10th के बाद अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं, बीटेक या कोई भी होता है, आप ये कर सकते हैं जो कि आपका अवेलेबल है लाइक टाइप राइटिंग, हाउस कीपिंग, कारपेंट्री, ये सारी चीज़। आईटीआई जैसे 10th के बाद बहुत से बच्चे आईटीआई करते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वोकेशनल कोर्सेज जो कि आप 10th और 12th के बाद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो कि आप सिर्फ 12th के बाद ही कर सकते हैं। इसमें आपका 10th के बेसिस पे एडमिशन ही नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री प्रोग्राम या सर्टिफिकेट प्रोग्राम। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आपको क्या क्या दिया है। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन, इसमें आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन योगा कर सकते हैं आप, टीचिंग। फिर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कर सकते हैं आप। बीसीए जिसको बोलते हैं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सर्टिफिकेट इन रूरल हेल्थ फॉर वेमेन, ये कर सकते हैं आप। सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग कर सकते हैं आप। सर्टिफिकेट इन आईसीटी एप्लीकेशन, ये सारे कोर्सेज आपको मतलब जो है अवेलेबल है एनआईएस में। अगर आप 12th पास है तो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स क्या है। अब सबका आपका अलग अलग गुण होता है, तो इसमें यही बोला है कि फीचर्स क्या, आप क्या फ़ायदा है कि हम एनआईएस में एडमिशन क्यों लेंगे हम। और तो है आपका अदर बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड है, इसी तरह फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है।
तो हम लोग बात करते हैं इसका एडवांटेज के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहले तो इसमें जो आपका एडवांटेज दिया है, फ्लेक्सिबल लर्निंग विथ नो एज रिस्ट्रिक्शन। सबसे पहले तो इसमें कोई एज का लिमिट ही नहीं है। आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें मिनिमम एज लिमिट बताया है कि 14 साल क्लास 10th वालों के लिए, 15 साल क्लास 12th वालों के लिए, लेकिन जो एज लिमिट है मैक्सिमम कुछ नहीं है। आप कितने भी उम्र के हैं आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और फिर अब दूसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एज पर इंटरेस्ट। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर आप फिजिक्स का देना चाहते हैं, केमिस्ट्री का देना चाहते हैं, बायोलॉजी का देना चाहते हैं, कंप्यूटर का देना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन का देना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस का देना, कोई भी सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं एज पर लाइक, एज पर इंटरेस्ट, ये रहने वाला आपका। फिर हम लोग बात करते हैं आपका नो रिक्वायरमेंट फॉर रेगुलर स्कूल अटेंडेंस। और इसमें खास बात है कि आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं, अपना गांव, मोहल्ला, कस्बा, जहाँ भी रहते हैं, अपने घर से आप मतलब क्लास 10th, क्लास 12th, डिप्लोमा, डिग्री आप ले सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा है। फिर हम लोग लास्ट बात करते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन, जिसके लिए कि एनआईएस बोर्ड को बनाया गया था, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इकोनॉमिकल कंडीशन, बैड इकोनॉमिकल कंडीशन, पैसे के अभाव के कारण बहुत से बच्चे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो मेन पर्पस यही था एनआईएस बोर्ड को बनाना कि हम लोग मतलब एक शिक्षा में रेवोल्यूशन लाए। जो भी बच्चे पैसा के अभाव के कारण शिक्षा नहीं ले पाते हैं, इनके लिए। अदर बोर्ड के अगर हम मुकाबले देखें तो बहुत कम पैसा लगता है एनआईएस बोर्ड में। लगता है आपका मतलब 2025 में आप 12th कर सकते हैं, 10th कर सकते हैं। अगर आप यही मतलब देख लेते हैं सीबीएसई बोर्ड में आपका एक साल में अच्छा पैसा लगता है, मान लीजिए 1 लाख भी लगता है, बहुत से आपके स्कूल में 2 लाख भी लगता है, 3 लाख भी लगता है। अकॉर्डिंग टू अपना सिटीज वाइज डिपेंड करता है कहाँ पर एडमिशन, मतलब कहाँ आप क्लास ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका। और इसमें जो आपका है नो रेगुलर स्कूल अटेंडेंस, इसमें कोई भी स्कूल जाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है एनआईएस बोर्ड में। तो ये आपका फीचर्स है, एडवांटेज है आपका एनआईएस बोर्ड का। तो हाँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। इसमें आपका मतलब जो एग्ज़ाम है कब कब होता है, आपका जो है रिजल्ट कब कब आता है, मार्कशीट कब कैसे मिलता है आपको, ये सारी कुछ के बारे में बात करते हैं आपका। तो इसमें आपका 2 एग्ज़ाम होता है, एक पब्लिक एग्ज़ाम होता है, एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है। जो कि आपका पब्लिक एग्ज़ाम में साल में 2 बार होता है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले पब्लिक एग्ज़ाम के बारे में। पब्लिक एग्ज़ाम कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जो कि अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर में होता है आपका। कब कब होता है? अप्रैल मई, आपका अप्रैल मई में होता है और अक्टूबर नवंबर में होता है। ये तो हो गया आपका पब्लिक एग्जाम। अब ऑन डिमांड एग्जाम, ये भी आपका साल में 2 बार होता है, जो कि आपका कंडक्ट होता है जनवरी मार्च के महीने में और जुलाई सितंबर के महीने में। आपका जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर। अब आइए हम लोग बात करते हैं पब्लिक एग्जाम क्या है, ऑन डिमांड एग्जाम है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। और अदर बोर्ड्स में डायरेक्ट क्या होता है, आपका एग्जाम होता है साल में 1 बार। आपका अब मान लीजिए 9th क्लास में एडमिशन लिए तो साल में 1 बार फाइनल एग्जाम हुआ, इसके बाद आप 10th क्लास में चले गए। फिर जैसे 10th पास हो गए, साल में 1 बार फाइनल एग्जाम हुआ, इसके बाद फिर 11th में। लेकिन इसमें 2 एग्जाम क्यों होता है? ये 2 एग्जाम है क्या, पब्लिक एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम। तो पब्लिक एग्जाम होता है अगर आप फ्रेशर हैं, मान लीजिए आप क्लास 10th पास है और 12th में एडमिशन कहीं भी आपने कोई भी बोर्ड में नहीं लिया है, एग्जाम्पल में आपने स्टेट बोर्ड में नहीं लिया है अपना, और सीबीएसई बोर्ड में नहीं लिया है, तो इनके लिए पब्लिक एग्जाम होता है। इसमें आप 5 से 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, जैसे आप अदर बोर्ड्स में देते हैं। तो ये हो गया आपका पब्लिक एग्जाम। ऑन डिमांड एग्जाम होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जिसमें मान लीजिए 10th क्लास का आपने एग्जाम दिया सीबीएसई से, हार्ड पेपर आया और हम 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो उसकी उन बच्चों के लिए ही ऑन डिमांड एग्जाम होता है। मान लीजिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में
क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए या फेल हो गए, तो आप ऑन डिमांड एग्जाम देके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अगर फेल है तो पास हो सकते हैं। ये बार आपका IIT-JEE जो एग्ज़ाम होता है आपका NTA लेती है, इसमें 75% आपका कर दिया है, 75% कंपलसरी है। तो इन बच्चों के लिए एकदम बहुत से अच्छा मौका है। आप NIS बोर्ड में 5 सब्जेक्ट या ऑन डिमांड एग्जाम दे के अच्छे मार्क्स ला के आप 75% जो है कंपलसरी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो यही देखते हुए आपका पब्लिक एग्जाम फ्रेशर के लिए हो गया ऑन डिमांड एग्जाम। आप अगर अच्छे मार्क्स, अगर आप मान लीजिए कम आया आपके बोर्ड में, प्रीवियस बोर्ड में, आप इन सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ऑन डिमांड एग्जाम होता है। तो ये हो गया। फिर इसमें आप सर्टिफिकेट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और इसका जो सर्टिफिकेट है या जो इसका मार्कशीट है, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या कहीं भी आपका वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपको वैलिड सरकारी नौकरी में वैलिड नहीं करेगा, प्राइवेट जॉब में वैलिड नहीं करेगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाइए, NIS बोर्ड जो है रिकॉग्नाइज है यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट के बारे में। तो हाँ, और मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो एग्ज़ाम जब होता है तो 45 डेज के बाद इसका रिजल्ट आता है। एग्ज़ाम के 7 वीक्स यानी 45 डेज, 45 डेज बाद आपका रिजल्ट आता है। और ये हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हु कैन अप्लाई। अब सब कुछ तो हो गया कि हम एडमिशन ले लिए कि मेरा क्या मतलब मिनिमम एज चाहिए, क्या चाहिए। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। स्कूल ड्रॉपर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आपने स्कूलिंग कर रहे हैं छोड़ दिया बीच में किसी भी कारण से, अगर आपका तबीयत खराब हो गया या मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, किसी भी कारण से अगर आपने छोड़ दिया है तो आप ले सकते हैं। या आप प्रोफेशनल वर्किंग यानी आप काम कर रहे हैं कहीं भी, इसमें तो आपका एडमिशन है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ले सकते हैं। एक बार आपने ऑनलाइन एडमिशन करवाया, इसके बाद आप टाइम टू टाइम जैसे एग्ज़ाम फी सबमिट होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, फिर एक बार फाइनल एग्ज़ाम होता है, बस यही होता है। तो अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप प्राइवेट में कर रहे हैं या सरकारी में कर रहे हैं, आपको नीड है तो आप दे सकते हैं। या अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट है या आप स्कूलिंग मतलब छोड़ दिए पढ़ाई, लेकिन अब मन में आया कि नहीं हम क्लास 10th का एग्ज़ाम दे, 12th का एग्ज़ाम दे, आपको नीड हुआ कहीं, बहुत सारा चीज़ होता है करते करते कि नहीं आपका ये डिग्री रहेगा तो अच्छे पोस्ट पे अच्छा सैलरी मिलेगा। ज़रूरत तो सब जैसा नीड होता है ऐसे करते हैं, अगर नीड ही नहीं तो कोई काम करे कुछ करे नहीं। तो ऐसे ही मतलब बहुत से बच्चों का नीड होता है, या बहुत से जो काम करते हैं नीड होता है कि सर हमको क्लास 10 करना है, 12th करना है। तो ये हो गया स्कूल ड्रॉप आउट। और अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तभी भी आप दे सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो हाँ, इसके बाद आपका होता है स्टूडेंट नीड फ्लेक्सिबल एजुकेशन ऑप्शन। और स्टूडेंट के पास एक अच्छा ऑप्शन होता है अदर बोर्ड्स के मुकाबले। सबसे पहले तो पैसा कम लगता है, मेन जो सबका होता है। दूसरा बात, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहाँ जहाँ भी रहते हैं अपने गांव कस्बे कहीं भी है। दूसरा नंबर में ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं दोज हु वांट टू इम्प्रूव मार्क्स और चेंज सब्जेक्ट। और मैंने बताया ही कि बहुत से बच्चे अपने प्रीवियस बोर्ड में किसी कारणवश अच्छे मार्क्स नहीं आता है सब्जेक्ट में, पास तो हो जाते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं या फेल भी हो जाते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा है आपका, और वो दे सकते हैं NIS में। और मैंने बताया कि 2 एग्ज़ाम आपका पब्लिक एग्ज़ाम होता है जो फ्रेशर के लिए होता है, और अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने मार्क्स या चेंज करना सकते हैं आपके सब्जेक्ट। अब बहुत से बच्चे मतलब साइंस लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, लेकिन अब वो तो सिर्फ मेडिकल लाइन में तो जा नहीं सकते। अब उनको मेडिकल लाइन की ज़रूरत है कि हम मेडिकल में कोई कोर्स करना चाहते हैं। बहुत सा कोर्स होता है आपका, पैरामेडिकल हो गया, नर्सिंग प्रोग्राम हो गया, तो वो मतलब एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देके जा सकते हैं। लाइक बायोलॉजी तो मेडिकल फील्ड में ज़रूरी है, तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम देके जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर इसमें हम लोग नीचे बात करते हैं स्टूडेंट्स विथ स्पेशल लर्निंग नीड्स। तो हाँ, ये हो गया आपका हु कैन अप्लाई, कि कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में। तो आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं आपका हाउ टू अप्लाई। अब मैंने बता दिया A to Z
कौन अप्लाई कर सकता है, क्यों हम NIS बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, ये सारा कुछ तो हो गया। अब हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले तो देखिए विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपका NIS का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप खुद से अपना एडमिशन कर सकते हैं, जो भी होता है अपना डिटेल फिल करके पेमेंट सबमिट करके अपना एडमिशन कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें इतना मतलब इतना डीप ही है ना, तो ये अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये देखिए हमारा टीम एडमिशन टीम का नंबर है 9289377247। यहाँ पर आप कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपको इसमें आपको इनरोल करने के लिए कोई भी कुछ नहीं देना है। तो ये हो गया हमारा एडमिशन टीम का नंबर। तो हाँ, फिर हम लोग आगे देखते हैं जो लास्ट हो गया आपका कि NIS बोर्ड क्यों जरूरी है। NIS इज ए ग्रेट ऑप्शन फॉर अ स्टूडेंट हु नीड फ्लेक्सिबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। NIS एक मतलब ऑप्शन देता है बच्चों के लिए कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही कम फी में, और कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं, और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये हो गया आपका। इट प्रोवाइड सेकेंड चांस टू लर्न फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, और एक चांस देता है। अब बहुत से मतलब आप मान लीजिए 10th क्लास या 12th क्लास में आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ये चांस देता है कि उस सब्जेक्ट आप प्रॉपर एग्जाम दे के पार्टिकुलर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अगर फेल है तो पास हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका NIS एग्ज़ाम। तो यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।